बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं जो अध्याय 6 है और इसका नाम है नागरिकता। नागरिकता के बारे में तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, तो नागरिकता की अलग अवधारणाएं हैं। कहीं पर जो संघीय राज्य होते हैं वहां पर दोहरी नागरिकता होती है, यानी व्यक्ति उस देश के प्रति देश का भी नागरिक होता है, उस राज्य का भी जिसमें वो निवास करता है। पर हमारे भारत में संघीय व्यवस्था होते हुए भी एकल नागरिकता है, अर्थात हम किसी भी प्रांत के हों, किसी भी प्रदेश के हों, किंतु हम सभी केवल भारत के नागरिक हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। ठीक है, आइए चलते हैं, नागरिकता को समझाने का कुछ प्रयास करते हैं। अभी बहुत विवाद नागरिकता के ऊपर चल रहा था, एनआरसी को लेकर, जिसके कुछ उपबंध थे जिनके बारे में स्पष्ट रूप से किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन विवाद बहुत बड़ा था, बहुत आंदोलन भी हुए, धरना प्रदर्शन भी हुए और विरोध भी। तो नागरिकता इतनी महत्वपूर्ण है, उसमें कुछ प्रावधान था कि आपको यहाँ इतने वर्षों से निवास कर रहे हैं, इसके प्रमाण देने होंगे। अगर आप यहाँ के निवासी हैं, आपके पुरखे यहाँ के निवासी हैं, तो आप यहाँ रह सकते हैं, है ना, कुछ इस तरह का था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागरिकता क्या है? तो अगर हम नागरिकता की बात करें तो नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण एवं समान सदस्यता के रूप में की जा सकती है। यानी ये किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है, यानी सदस्यता के रूप में, है ना। यानी व्यक्ति जो है सभी को, यानी इसके अंदर निवास करने वाले हर उस व्यक्ति को जो उसकी शर्तों को पूरा करता है वो सदस्यता दी जाएगी और ये समान रूप से सभी को प्रदान की जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इसको नागरिकता दी जाएगी, इसको नहीं दी जाएगी। अगर आप वो सारी शर्तें पूरे करते हैं तो सभी को, एक तो जन्म से ही जो यहाँ है वो तो नागरिक है ही सही। ठीक, उसके साथ साथ हम अगला देखेंगे और क्या इसमें जोड़ सकते हैं। तो समकालीन विश्व में नागरिकता के साथ कुछ अधिकारों की भी उत्पत्ति होती है। तो समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने नागरिकों को सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ, यानी नागरिकता के साथ हमें क्या मिलती है? पहचान मिलती है, राजनीतिक पहचान। जब हम कहीं जाते हैं तो कौन है? हम भारतीय नागरिकता प्राप्त व्यक्ति हैं, तो एक राजनीतिक पहचान है हमारी। ठीक, राजनीतिक पहचान के साथ कुछ अधिकार भी प्रदान किए हैं। केवल राजनीतिक पहचान से ही काम नहीं चलता है। अगर हमें नागरिकता है तो नागरिक होने के नाते हम उन अधिकारों का दावा पेश करते हैं जो बाकी सभी नागरिकों को प्राप्त हैं। तो विभिन्न देशों ने अपने यहाँ अधिकार दिए हैं, उनकी प्रकृति कुछ अलग हो सकती है, पर कुछ बुनियादी अधिकार हैं जिनमें समानता है। जैसे कि मतदान का अधिकार है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है ना, जीविकोपार्जन का अधिकार है, न्यूनतम जो है न्यूनतम मजदूरी मिले, है ना, एक उचित वातावरण मिले रहने के लिए, भोजन, आवास, इन सब की बेसिक जो नीड्स हैं उनके लिए सभी जगह लगभग एक जैसे अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अब ये अधिकार जो है यूं ही नहीं मिले हैं, इन अधिकारों के लिए बहुत लंबी लड़ाई करनी पड़ी है। अगर हम अपने भारत के संदर्भ में देखें तो इन्हीं अधिकारों को पाने के लिए कितना लंबा, सैकड़ों वर्ष लंबा इतिहास है, करीब 150 साल तो सतत रूप से स्वतंत्रता आंदोलन चला। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर तो 1947 तक, जब तक स्वतंत्र प्राप्त नहीं हुई तब तक सतत रूप से हमारे जो पूर्वज हैं वो स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, क्योंकि स्वतंत्रता भी एक अधिकार है और वो अधिकार केवल एक स्वतंत्र राज्य के नागरिकों को ही प्राप्त हो सकता है, परतंत्र नहीं। हम क्या थे? उपनिवेश थे, साम्राज्यवाद के एक अंग थे, उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया था, गुलाम बना लिया था। लेकिन इन्हीं अधिकारों के लिए हम अंग्रेजों से लड़ते रहे, है ना, और अंततः हमें सफलता मिली और आज हम सभी भारत के नागरिक हैं, स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के नागरिक हैं, जिसके नाते हमें कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं और अधिकार प्राप्त हैं। ठीक, इसी प्रकार से हम देखें तो सभी जगह अलग देशों में भी इसके लिए बहुत सारे आंदोलन होते रहे हैं, केवल भारत ही नहीं है। बल्कि अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात देखें, अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला है, उन्होंने कितने वर्ष तक, 28 वर्ष तक जेल में जीवन गुजारा, सिर्फ स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, अपने देश के नागरिकों के अधिकार के लिए। तो लंबे समय में तक चलता रहा है। तो यहाँ उदाहरण हम देखेंगे कि भाई जो अधिकार मिले हैं,
मिले हैं उनके लिए लंबे समय तक, है ना, यूं ही नहीं मिले, लंबे समय तक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा। जैसे कि भारत में औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध फ्रांस में 1789 की क्रांति राजतंत्र के विरुद्ध एवं दक्षिण अफ्रीका 1990 के दशक में दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष गोरों के विरुद्ध। यह उदाहरण है कि ये अधिकार एक लंबी लड़ाई के बाद प्राप्त हुए हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद प्राप्त हुए हैं, है ना, यूं ही नहीं प्राप्त हुए, एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है, उसके बाद ये प्राप्त हुए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने अपने जो दक्षिण अफ्रीका के श्वेत और श्वेत दो लोग थे, तो कुछ श्वेत गोरे लोग बहुसंख्यक अश्वेत लोगों को बहुत सारी चीजों से वंचित रखे थे, है ना, उनको कुछ भी अधिकार नहीं थे, बहुत ही अमानवीय व्यवहार होता था नस्ल के आधार पर, काले और गोरे के आधार पर। जैसा कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी भी गए थे और उनका एक संस्मरण है कि उन्हें ट्रेन में टिकट होने के बाद भी उस डिब्बे में नहीं चढ़ने दिया गया था, ये कह के बाहर उतार दिया था टिकट होने के बाद भी कि आप जो है काले रंग के हैं, काले लोगों को हमारे साथ यात्रा करने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने विरोध भी किया लेकिन उनको हटा दिया गया। तो कुछ आंदोलन भी उन्होंने वहाँ किया था। तो इस प्रकार से ये नस्लीय भावना या जातीय भावना या कहें कि जो भावना, जैसे कि हिटलर जो था वो पागल था, वो अपने आप को नार्डिक आर्यों को श्रेष्ठ समझता था, बाकी सब यहूदियों को उसने पार लगा दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। तो क्यों, कहीं ना कहीं ये नस्लीय श्रेष्ठता की भावना या जातीय श्रेष्ठता की भावना बाकी लोगों को क्यों अमानवीय जीवन जीने पर मजबूर कर देती है। तो जो ये नागरिक अधिकार होते हैं, ये समाज में समानता स्थापित करते हैं कि नागरिक होने के नाते सभी को, मानव होने के नाते समान अधिकार हैं, चाहे वो काले हो, गोरे हो, किसी भी जाति वर्ग के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, है ना, गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, पर कुछ बुनियादी अधिकार हैं जो सभी को प्राप्त होने चाहिए, जिसमें जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, आजीविका का अधिकार, है ना, समानता का अधिकार, ये सारे अधिकार बुनियादी अधिकार हैं जिनके बिना एक सभ्य समाज की स्थापना नहीं हो सकती है। तो नागरिकता की अवधारणा इसी के साथ जुड़ी है कि नागरिकता एक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकारों को भी जोड़ती है, लेकिन एक अधिकार केवल राज्य के साथ व्यक्ति के संबंधों को निश्चित नहीं करते, बल्कि व्यक्ति और व्यक्ति के संबंधों को भी निश्चित करते हैं। अर्थात राज्य ने हमें अधिकार दिया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं बोलना चाहती हूँ तो सिर्फ मैं बोलूँगी क्योंकि मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मेरे साथ जो सहकर्मी है या जो मेरा साथ में कोई है, मैं कहूँ तुम चुप रहो, सिर्फ मुझे बोलने का अधिकार है, तो क्या मैं उसके अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं कर रही हूँ? बिल्कुल कर रही हूँ।
तो ये एक दूसरे के साथ संबंध, यानी कहीं कहीं क्या होता है, हमें अपने अधिकारों को सीमित भी करना पड़ता है, टकराव की स्थिति से भी बचाना पड़ता है, और यहीं से कर्तव्यों का भी सृजन होता है। यानी मैं उसके अधिकार की रक्षा करूंगी, क्योंकि ये उसका अधिकार की रक्षा करूंगी तो ये मेरा कर्तव्य है। मेरा अधिकार तभी सुरक्षित रह सकता है जब सामने वाला मेरे बोलने के अधिकार की आज़ादी की रक्षा करेगा, यानी वो मुझे बोलने देगा, है ना, बल प्रयोग द्वारा या किसी अन्य कर्म द्वारा वो मुझे चुप नहीं कराएगा। तो ये व्यक्ति और व्यक्ति के संबंध में निर्धारित होते हैं। राज्य ने तो दे दिया, राज्य के पास जब जाएगा तब वो दंड देगा, अलग बात है, लेकिन समाज में हर बार सिर्फ दंड के लिए नहीं बैठे रहेंगे। ये हमारी आपसी समझ भी विकसित करनी होगी कि हमें सामने वाले के अधिकारों का भी सम्मान करना है, तभी एक समाज सुशिक्षित और सभ्य बन सकता है, तभी सरलतम तरीके से ये आगे बढ़ सकता है। तो नागरिकता की अवधारणा इन्हीं के साथ शुरू होती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसको और विस्तृत रूप से ले जाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।